90 के दशक में पंजाब में रात को दो ही लोगों का खौफ था। एक आतंकवादी का और दूसरा उस आदमी का जो आतंकवादियों को मारता था, जिसका नाम था केपीएस गिल। भारत में एक किस्सा उन्हें सुपर कोप कहता था। वो अफसर जिसने पंजाब को टूटने से बचा लिया था, जिसने खालिस्तानी आंदोलन की पंजाब में नींव तोड़ दी थी। लेकिन एक दूसरा हिस्सा भी है जो यह कहता है कि केपीएस गिल वो थे जिसके राज में माओ के बेटे थाने से कभी घर नहीं लौटे, और पूरा पंजाब जिसे एक बुच्चर कहता था। सरकारें बदलती रही, मुख्यमंत्री बदलते रहे, लेकिन दशकों तक जब हालात हाथ से निकलते तो सिर्फ एक नाम सामने आता, केपीएस गिल, यानी वो अफसर जो क्राइम मैन बन चुका था। लेकिन यह वही अफसर है जिसको लेकर आज भी लोग सवाल पूछते हैं कि इस आग बुझाने वाले के हाथ आखिरकार इतने जले क्यों थे। लेकिन इसी केपीएस गिल के नाम के आगे सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रखी गई थी एक सजा, और वो सजा एक महिला आईपीएस अफसर से बदसलूकी की थी। और यह गिल्ली थे जिसके एक जिले अमृतसर में सिर्फ 3 शमशान घाटों के रिकॉर्ड से सीबीआई ने 2000 बेनाम अंतिम संस्कारों की पुष्टि की थी। जहां लाशें बेनाम थी, लवारिस लिखकर जला दी जा रही थी, और जिस शख्स ने इन लाशों को गिना था, सबूत इकट्ठा किया था, उसका नाम था जसवंत सिंह खालड़ा। 9 सितंबर 1995 में उन्हें केपीएस गिल की पुलिस उनके घर से उठा ले गई और फिर वो कभी नहीं लौटे। आखिर सच्चाई क्या है? क्या केपीएस गिल सच में पंजाब के हीरो थे, या फिर उनकी सफलता के पीछे बेगुनाह लोगों की मौत थी? तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम किसी की बनाई हुई छवि नहीं, बल्कि दस्तावेज, अदालतों के रिकॉर्ड, सरकारी रिपोर्ट और इतिहासकारों के विश्लेषण के आधार पर पूरी कहानी समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंवरपाल सिंह गिल यानी केपीएस गिल कौन थे। लेकिन किसी भी कहानी को समझने से पहले जरूरी है कि उसके किरदार को समझना। तो चलिए चलते हैं वहां से जहां शुरू होती है केपीएस गिल की कहानी। 29 सितंबर 1934 ब्रिटेन भारत, पंजाब का लुधियाना शहर। यहाँ एक सिख परिवार में जन्म हुआ एक बच्चे का, जिसका नाम रखा गया कंवरपाल सिंह गिल यानी कि केपीएस गिल। केपीएस गिल का बचपन अनुशासन और पढ़ाई के माहौल में बीता था। उनके पिता सरकारी सेवा में थे। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से उचित शिक्षा हासिल की थी। सन 1950 के दशक के दौरान केपीएस गिल ने इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस में जाने का फैसला किया। कड़ी मेहनत और तैयारी के बाद 1958 में उनका चयन आईपीएस में हो गया था। उन्हें असम मेघालय काडर आवंटित किया गया। यहीं से शुरू होता उनका असली सफर। असम उस समय भी आसान पोस्टिंग नहीं थी। सीमा पर तस्करी, जाति संघर्ष, उग्रवादी गतिविधियां और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हर दिन नई चुनौती लेकर आती थी, और वहीं से केपीएस गिल का नाम पूरे भारत में गूंजने लगा। लेकिन अगर केपीएस गिल की कहानी और समझनी है तो सबसे पहले हमें पंजाब की कहानी समझनी होगी, क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझोगे कि पंजाब में आतंकवाद आया कैसे, तब तक यह भी समझ नहीं पाओगे कि केपीएस गिल को आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई। सन 1970 के दशक की शुरुआत, अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में कई मांगे रखी गई थी, जैसे कि पंजाब राज्य को अधिक अधिकार, पंजाब के नदी जल का मुद्दा, चंडीगढ़ का पूर्ण हस्तांतरण, सिख धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा। समर्थकों का कहना था कि यह भारतीय संविधान के भीतर अधिक संसदीय अधिकारों की मांग थी। लेकिन इसी दौरान में एक नाम तेजी से उभरने लगा, जरनैल सिंह भिंडरवाले। शुरुआत में वो एक धार्मिक प्रचारक के रूप में जाने जाने लगे, लेकिन 1980 के दशक की शुरुआत तक वे पंजाब की राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में शामिल हो चुके थे। इसके बाद पंजाब में हत्या, पुलिस पर हमले और सांप्रदायिक हिस्सों की घटनाएं बढ़ने लगी। पत्रकार, पुलिस अधिकारी, राजनीतिक नेता और आम नागरिक, कई लोग इस हिंसा का शिकार बने। सरकार का कहना था कि राज्य में उग्रवाद तेजी से फैल रहा है, और इसका कारण भिंडरवाले को माना जाने लगा था। 1983 से 1984 तक भिंडरवाले और उनके समर्थक हरमंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर परिषद के भीतर मौजूद अकाल तख्त में डेरा डाल चुके थे। सरकारी एजेंसियों का आरोप था कि परिसर के अंदर हथियार जमा किए जा रहे हैं और उग्रवादी गतिविधियां संचालित हो रही है।
और दूसरी ओर कई सिख श्रद्धालुओं के लिए यह एक अत्यंत संवेदनशील धार्मिक स्थल था। 1984 आते आते पंजाब की स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। लगभग एक दिन नई हत्या, नया हमला, नई धमकी और बढ़ता हुआ डर। भारत सरकार के सामने अब सवाल था, क्या बातचीत से समाधान निकलेगा या फिर सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी। और इसी सवाल का जवाब बनता है भारत के इतिहास का सबसे विवादित सैन्य अभियान, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन की शुरुआत 5 जून 1984 रात को हुई। भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर के परिसर को चारों तरफ से घेर लिया। ऑपरेशन के दौरान कई सैन्य, उग्रवादी और नागरिक मारे गए और अकाल तख्त को भी भारी नुकसान पहुंचा। यह सिख समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है। यहीं से सबसे बड़ा विवाद शुरू हुआ। ऑपरेशन के कुछ ही महीनों बाद 31 अक्टूबर 1984 प्रधानमंत्री इंदिरा की हत्या उनके 2 सिख अंगरक्षकों द्वारा कर दी गई। इसके बाद दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में भयानक विरोध सिख दंगे भड़के। हजारों सिख मारे गए, हजारों परिवार उजड़ गए और 1985 से 1988 के बीच पंजाब हर सुबह एक नई हत्या की खबर लेकर आती थी। कहीं बस रोककर यात्रियों पर गोलियां चलाई जा रही थी, कहीं पुलिस चौकी पर हमले हो रहे थे, तो कहीं किसी सरकारी अधिकारी की हत्या। और आम लोगों को लगने लगा कि शायद अब पंजाब में कानून से ज्यादा बंदूकों का राज है। दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार पर भारी दबाव था। सरकार को एक ऐसे अधिकारी की तलाश थी जो सिर्फ फाइलों में आदेश ना दे, बल्कि मैदान में उतरकर पूरे पुलिस सिस्टम को बदल सके। और तभी एक नाम सामने आया, कंवरपाल सिंह गिल, यानी कि केपीएस गिल। केपीएस गिल पहले से पंजाब में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके थे, लेकिन अब उन्हें सबसे कठिन दौर में पंजाब पुलिस की कमान सौंप दी गई। गिल ने सबसे पहले अपने ही पुलिस बल को बदलने का फैसला किया। गिल का मानना था कि आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जा सकती। उन्हें कई बड़े बदलाव किए। पुलिस अधिकारियों को ज्यादा अधिकार और तेज निर्णय लेने की छूट दी गई। उनकी एक और खास बात थी, वे अक्सर खुद ऑपरेशन की निगरानी करते थे। कई अधिकारी मानते थे कि गिल देर रात तक कंट्रोल रूम में मौजूद रहते और हर बड़ी सूचना पर तुरंत प्रतिक्रिया देते। लेकिन यहीं से केपीएस गिल की कार्यशैली पर सवाल भी उठने लगे। मानव अधिकार संगठन का आरोप था कि आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में कई बार कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। कुछ परिवारों ने आरोप लगाया कि उनके अपने लोग बिना मुकदमे के गायब हो गए या कथित फर्जी मुठभेड़ में मारे गए। 1988 तक सरकारी एजेंसियों के अनुसार कई उग्रवाद फिर से हरमंदिर साहिब परिसर के अंदर मौजूद थे, लेकिन 1984 जैसी सैन्य कार्रवाई दोहराना सरकार नहीं चाहती थी। इस बार जिम्मेदारी सेना नहीं बल्कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसी की थी और इस ऑपरेशन का नेतृत्व करने वाले थे सबसे प्रमुख नाम केपीएस गिल। इस अभियान का नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लू थंडर। यही वह ऑपरेशन था जिसने केपीएस गिल को पूरे देश में सुपर कॉप्स बना दिया था। लेकिन आखिर ऑपरेशन ब्लू थंडर में ऐसा क्या हुआ जो उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार से बिल्कुल अलग बनाता है? हुआ ऐसे कि इस बार केपीएस गिल और उनके साथियों की योजना साफ थी। जल्दबाजी नहीं, सीधा हमला नहीं, बल्कि घेरावबंदी, बातचीत और मनोविज्ञान दबाव। पूरे परिसर को चारों ओर से घेर लिया गया। बिजली, पानी, आवागमन सब पर सख्त निगरानी रखी गई। लाउड स्पीकर से लगातार अपील की जाने लगी, हथियार डालकर बाहर आ जाएं। 1984 की तरह इस बार टैंक अंदर नहीं गए। भारी गोलाबारी से बचने की कोशिश की गई। सुरक्षा बलों ने समय लिया और लगातार दबाव बनाए रखा। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार धीरे धीरे कई उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया। कुछ लोग हथियार लेकर बाहर आए, कुछ को गिरफ्तार किया गया और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। टीवी कैमरे ने पहली बार पूरे ऑपरेशन को काफी हद तक रिकॉर्ड भी किया। देश ने देखा कि कई उग्रवादी अपने हथियार जमीन पर रखकर बाहर आ रहे थे। केपीएस गिल की रणनीति की खूब तारीफें हुई। मीडिया ने उन्हें सुपर कॉप कहना शुरू कर दिया। सरकार का विश्वास भी उन पर और बढ़ गया। लेकिन क्या इसका मतलब था कि पंजाब में आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो गया? असल लड़ाई अभी बाकी थी। ऑपरेशन के बाद भी हिंसा जारी रही। 1988 के बाद उग्रवाद संगठन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। अब छोटे छोटे समूहों में हमला होने लगा। पुलिस अधिकारियों, राजनीतिक नेताओं, पत्रकार और आम नागरिकों को निशाना बनाया जाने लगा।
केपीएस गिल ने भी अपनी रणनीति बदल दी। उन्हें पूरे पंजाब में और तेज कार्रवाई पर जोर बढ़ा दिया। जैसे जैसे पुलिस की कार्रवाई तेज हुई, वैसे वैसे मानव अधिकारों को लेकर सवाल भी उठने लगे। कई परिवारों ने आरोप लगाया कि उनके रिश्तेदारों को हिरासत में लिया गया, लेकिन वो कभी घर वापस नहीं लौटे। कुछ मामलों में कथित फर्जी मुठभेड़ के आरोप लगे। मानव अधिकार संगठन ने इन मामलों की जांच की मांग की। 1990 का दशक शुरू होते होते आतंकवाद कमजोर पड़ने लगा। सरकार इसे बड़ी सफलता बता रही थी, लेकिन इसी दौरान एक बैंक अधिकारी, जिसका पुलिस या राजनीति से सीधा कोई संबंध नहीं था, कुछ ऐसे दस्तावेजों तक पहुंच गया जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया। उस व्यक्ति का नाम था जसवंत सिंह खालड़ा। उन्होंने जो दावा किया, उन्होंने केपीएस गिल के कार्यकाल और पंजाब पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब बात करते हैं कि कौन थे जसवंत सिंह खालड़ा। जसवंत सिंह खालड़ा पेशे से एक बैंक कर्मचारी थे, लेकिन समाज और मानवाधिकारों के मुद्दे में उनकी गहरी रुचि थी। 1990 के दशक की शुरुआत में उन्होंने पंजाब के कई शमशान घाटों के रिकॉर्ड देखने शुरू कर दिए। यहीं से उन्होंने कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिन्हें उन्हें चौंका दिया। खालड़ा ने दावा किया कि अमृतसर और उनके आसपास कुछ शमशान घाटों के रिकॉर्ड में बड़ी संख्या में ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार दर्ज था जिनकी पहचान अज्ञात के रूप में लिखी गई थी। उनका आरोप था कि इनमें से कई लोग पुलिस हिरासत से गायब हुए व्यक्तियों से जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने इस मुद्दे को सार्वजनिक किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इधर ध्यान देने वाली बात यह है कि खालड़ा के दावों को लेकर वर्षों तक जांच और कानूनी प्रक्रिया चलती रही। उनके सभी दावों को अदालत ने एक साथ तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनके खुलासों ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। 6 सितंबर 1995 खालड़ा अपने घर के बाहर अपनी कार वाश कर रहे थे और उन्हें कुछ लोगों ने अगवा कर लिया। जांच के अनुसार उन्हें कुछ पुलिसकर्मी अपने साथ ले गए। इसके बाद वे कभी जिंदा वापस नहीं लौटे। उनके परिवार ने आरोप लगाया कि उनका अपहरण पुलिस द्वारा किया गया, लेकिन शुरुआत में पुलिस ने इस आरोप को स्वीकार नहीं किया। जब मामला बढ़ता गया और अंततः उनकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई, तब सीबीआई की जांच के बाद कुछ पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। कई वर्षों तक सुनवाई चली। आखिरकार कुछ पुलिस अधिकारियों को खालड़ा के अपहरण और हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया। यह मामला भारतीय न्यायिक इतिहास की सबसे चर्चित मानव अधिकार मामलों में से एक बन गया। यहीं पर एक बात साफ समझना बहुत जरूरी है। जब यह घटना हुई तब केपीएस गिल पंजाब पुलिस के प्रमुख डीजीपी थे, इसलिए उनके पूरे कार्यकाल और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे। लेकिन आज तक किसी अदालत में केपीएस गिल को जसवंत सिंह खालड़ा के अपहरण या हत्या के मामले में दोषी नहीं ठहराया गया। यह एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है। यही वजह है कि इतिहास में उनका नाम इस मामले के संदर्भ में आता ही नहीं। लेकिन कानूनी जिम्मेदारी उन्हीं लोगों पर तय हुई जिन्होंने अदालत में दोषी पाया गया। 1995 तक पूरे देश में केपीएस गिल को उस अधिकारी के रूप में देखा जा रहा था जिसने पंजाब में आतंकवाद को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाई। केपीएस गिल को देश भर में सुपर कोप कहा जा रहा था, लेकिन इसी दौरान एक ऐसा मामला सामने आया जिसका आतंकवाद से सीधा कोई संबंध नहीं था। यह मामला था चंडीगढ़ का, जहां एक वरिष्ठ अधिकारी के घर पर डिनर पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में पंजाब के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। इन्हीं मेहमानों में थी एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रूपा देओल बजाज, और वही मौजूद थे पंजाब के डीजीपी केपीएस गिल। रूपा देओल बजाज ने आरोप लगाया कि पार्टी के दौरान केपीएस गिल ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें अनुचित तरीके से छुआ। उन्होंने इसका विरोध भी किया और बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन उस समय केपीएस गिल देश के सबसे शक्तिशाली पुलिस अधिकारियों में से एक थे। ऐसे में कई लोगों को लगा कि शायद अब मामला कभी अदालत तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रूपा देओल बजाज ने अपनी शिकायत वापस लेने से इनकार कर दिया। मामला अदालत तक पहुंचा। सालों तक सुनवाई चली, गवाह आए, दलीलें हुई और पूरा देश इस केस पर नजरें रखे हुआ था। आखिरकार अदालत ने केपीएस गिल को दोषी ठहराया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इसकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा। हालांकि उन्हें जेल भेजने की बजाय रिहा किया गया और जुर्माना लिया गया।
इस फैसले के बाद कुछ लोगों का कहना था कि कानून ने साबित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ उनकी भूमिका के कारण केपीएस गिल को भारत और विदेश में सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ के रूप में पहचाना जाने लगा। वे कई राज्य और संस्थानों को आतंकवाद रोधी रणनीतियों पर सलाह देने लगे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, पुलिस सुधार और आतंकवाद पर लेख भी लिखे। मीडिया में उनका नाम अक्सर सुपर कॉप के रूप में लिया जाता है, लेकिन यह उनकी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। लेकिन दूसरा पक्ष उधर मानव अधिकार संगठनों ने लगातार मांग की कि 1980 और 1990 के दशक में पंजाब में हुई कथित फर्जी मुठभेड़, गुमशुदगियों और हिरासत में मौतों को जसवंत सिंह खालड़ा जैसे लोगों ने उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचाया। बाद के कुछ वर्षों में कुछ मामलों में अदालत ने पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया, जबकि कई अन्य मामलों में या तो पर्याप्त सबूत नहीं मिले या कानूनी प्रक्रिया अलग अलग परिणामों तक पहुंची। इसलिए पूरे दौर को एक ही निष्कर्ष में समेटना इतिहास के साथ न्याय नहीं होगा। यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि कई बार इतिहास को एक ही व्यक्ति की कहानी बना दिया जाता है, लेकिन पंजाब में आतंकवाद का अंत सिर्फ एक अधिकारी की वजह से नहीं हुआ। विशेषज्ञ मानते थे कि इनके पीछे कई कारण थे, जैसे पंजाब पुलिस की लगातार कार्रवाई, केंद्र सुरक्षा बल का सहयोग, खुफिया एजेंसियों की भूमिका, आम लोगों का धीरे धीरे उग्रवाद से दूर होना, राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव, सीमा पार नेटवर्क पर बढ़ता दबाव। यानी केपीएस गिल इस पूरी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में से एक थे, लेकिन पूरी कहानी सिर्फ उन्हीं की नहीं थी। 26 मई 2017 नई दिल्ली 83 वर्ष की आयु में केपीएस गिल का निधन हो गया। उनके निधन के बाद देश भर से अलग अलग प्रतिक्रिया आई। कुछ लोग उन्हें भारत का सबसे सफल पुलिस अधिकारी कहते थे, जबकि कुछ लोग उन्हें एक बुच्चड़ कहते थे और उनके कार्यकाल से जुड़ी मानव अधिकार सवालों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यानी उनकी मृत्यु के बाद भी उनके बारे में बहस खत्म नहीं हुई। तो अब सवाल आपसे, क्या केपीएस गिल हीरो थे या विलन? इस सवाल का जवाब शायद इतना आसान नहीं है। अगर आप उन परिवारों से पूछे जिन्होंने आतंकवाद में अपने परिजनों को खोया, तो शायद वे केपीएस गिल को एक अधिकारी के रूप में याद करेंगे, जिसने पंजाब में कानून व्यवस्था बहाल करने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन अगर आप उन परिवारों से पूछोगे जो लोग पुलिस कार्रवाई के दौरान गायब हुए या बिना न्याय के मारे गए, तो उनकी कहानी बिल्कुल अलग होगी। इतिहास की सबसे कठिन बात यही है, वह हमेशा काला या सफेद नहीं होता। इसमें कई बार सफलता और विवाद दोनों साथ साथ चलते हैं, और शायद इसलिए केपीएस गिल भारत के इतिहास के सबसे प्रभावशाली और सबसे विवादित पुलिस अधिकारियों में गिने जाते हैं। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे भारत के इतिहास की एक और ऐसी कहानी जिसे जानने के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। मैं सुधीर गोदारा, मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में। धन्यवाद।